ठीक है, तो आज जो है कारक एवं इसके भेद, ये टॉपिक हमारा है। हम लोगों ने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस, 60 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया, जिसमें हम लोगों ने कारक से संबंधित प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगाया। और मुझे लगता है कि अभी तक के जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं पिछले फरवरी मार्च अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इन सभी मॉक टेस्ट में सबसे अधिक यदि परसेंटेज स्कोरिंग की बात करें तो आज के मॉक टेस्ट में रहा है। हाँ या ना? और आज के मॉक टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत समय, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे 8:45 और 8:45 और 8:50 में, 8:55 में मैसेज किया कि सर मेरा हो गया, मैं 45 नंबर लेके आ गई, मैं 50 नंबर लेकर के आ गया। तो आज बढ़िया आप लोगों का मतलब काफी कंफर्टेबिलिटी रही। हमारा प्रयास ये है कि ये जो कंफर्टेबिलिटी आपकी आज के मॉक टेस्ट में रही, यही कंफर्टेबिलिटी आपकी 200 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट में भी आए, है ना, जो हम लोग संडे को, प्रत्येक संडे को करते हैं। इससे क्या होगा, जब ये कंफर्टेबिलिटी आपके आने की शुरुआत होगी, इसका मतलब आपकी ग्रिपिंग बनने की शुरुआत हो जाएगी इन प्रश्नों के ऊपर और इस एग्जाम के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम हैं कारक एवं इसके भेद के ऊपर। तो कारक के बारे में हमने बात कर ली, क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है, हम उसे कारक कहते हैं। तो ये कारक की डेफिनेशन मोटे तौर पे आपने समझ ली। कारक आप सब समझते हैं, कारक या विभक्ति चिन्ह जिसको हम कहते हैं, या परसर्ग भी हम इसे कहते हैं, इसके बिना हम लोग हिंदी में या संस्कृत में, हम संस्कृत की भी बात करें, हम लोग वाक्य संरचना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप उपयुक्त कारक नहीं लगाएंगे, यदि आप सही कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, सही परसर्ग का नहीं प्रयोग करेंगे, तो आप का जो वाक्य, मतलब आप जो कहना चाहते हैं, आपके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे राम ने मारा, राम को मारा, है ना, राम से मारा। अब यदि यहीं पे आप ने को राम के लिए मारा, तो आप देखिए अगर परसर्ग आप चेंज करते जाएंगे तो मतलब चेंज होता जाएगा, अर्थ चेंज होता जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज आया। हाँ ना, थोड़ा करते रहे, आप लोग इंटरेक्टिव रहे। सो कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं एकदम से सन्नाटा छा गया, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ऑनलाइन सेशन की अपनी सीमाएं हैं, इन सीमाओं को तोड़ करके हम लोग मतलब इतना बढ़िया सेशन हमारा चल रहा है लगातार पिछले 2 वर्षों से, तो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेक्टिव आपको रहना है। हाँ, तो हम यहाँ थे कि मोहन नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान। संप्रदान। है ना, तो संप्रदान कारक। तो मोहन नौकरी के वास्ते मतलब मोहन नौकरी के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इधर उधर भटक रहा है। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज के खेल को ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इसमें अब देखिए कितने कारक आ गए, ने आ गया, के आ गया, को आ गया, है ना। तो इसके बिना आप वाक्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गीता चाकू से पपीता काटती है, यहाँ पे से आ गया। करण और अपादान, इन दोनों में से होता है और ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे हम देखते जाएंगे कि ये कंफ्यूजन मतलब बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। और आप लोग जानते हैं, बट कुछ नई चीजें जो है आज आपको मुझे उम्मीद है कि सीखने का मौका मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। कारक के प्रकार, 8 प्रकार आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के जो चिन्ह है, चिन्ह मतलब जो ने को से, है ना, उसको हम विभक्ति कहते हैं। ये चिन्ह गलत लिख दिया ना, जी है ना, लगता है टाइप करते हुए गलती हो गई है ना। सही है सर। बोलिए तो कैसे लिखूं हलंत होना चिन्ह में? सर, कैसे चिन्ह हलंत लिखूं? होना चाहिए। हाँ, में हलंत होना चाहिए सर। हाँ, कोई मुझे बताए, जैसे हम वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्णानुक्रम के हिसाब, मतलब वर्ण के हिसाब से बताए चिन्ह कैसे लिखना है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन कॉन्फिडेंट है कि मैं चिन्ह सही लिखवा सकता हूँ? मुस्कान जी बताइए चिन्ह सर कैसे लिख, मुस्कान जी बताइए, हाँ मैं एकदम आ जाएगा सर। मुस्कान जी बताइए चिन्ह कैसे लिखना है। सर हाँ आधा आएगा। ऐसे नहीं, आप पूरा चिन्ह हमसे लिखवाइए। आप बोले सर च, उसमें छोटी की मात्रा ऐसे बोल। सर, च हलंत मैं जो मुस्कान जी से पूछ रहा हूँ, मैं मुस्कान जी से पूछ रहा हूँ, अशोक जी आप होल्ड कीजिए। सर चा में बट छोटी की मात्रा हा अरे हलंत एक मिनट। हाँ, च प्लस छोटी की मात्रा प्लस हा हाँ प्लस
हाँ ना, हाँ, ना में हलंत और छोटा अ। छोटा, ठीक है। नहीं, ये ऐसे ऐसे होगा कि ऐसे होगा? नहीं सर, चिन्ह में ह में हलंत होगा हम और लोग ह क्या बीच पढ़ते में हैं? होगा। चिन्ह पढ़ते हैं कि चिन्ह पढ़ते हैं? तो हम में से ज्यादातर लोग इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। हम लोग चिन्ह पढ़ते हैं। ये चिन्ह नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही बताया, ये चिन्ह होता है। ह जो है वह हलंत, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ह के जो ये पाई है ना, ये नाक, इसको सीधी कर दिया, ऐसा कर दिया है, तो मतलब ये हलंत। तो ये लिखने का मतलब, जो ये यूनिकोड में टाइपिंग होती है, तो ये ऐसे ही देता है आधा इसको, है ना। और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ह आधा होता है, न पूरा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको, बाल्टी भर भर के। जो नहीं जानते हैं वो लोग जान ले, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, गलती ना करेंगे। एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्ह ने, को, के लिए, का, में, पर इत्यादि को हम परसर्ग कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि कारक चिन्ह को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं और इन्हें हम लोग विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका ये एक फॉर्मूला, मतलब आप सबको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, काके की रारे री। ये काके की और रारे री का क्या मतलब है फंडा? काके की और रारे री क्या है, मुझे बताइए। कौन बताएगा? शिल्पी तो बहुत नंबर लाइक बता देगी। मैं बोलूं सर? हमको बताएंगी अनुप्रिया। अनुप्रिया बताइए, ये काके की और रारेरी का मतलब क्या है? अनुप्रिया, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है, या तो आवाज नहीं आ रहा है, या तो सर आ रही है आवाज। डिस्टर्ब है आपकी आवाज। मेरी भी ममता जी आवाज बताइए। डिस्टर्ब है क्या? हाँ, ममता जी बताइए। सही है, या तो आवाज नहीं आ रहा है, या तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, दो ही चीज होगी ना। ममता जी बताइए। नहीं, तो इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आ रहा होगा। ममता जी बताइए। ममता दो है, एक ममता कुमारी शर्मा है, एक बिना कुमारी शर्मा है। तो बताइए, मीना जी बताइए, नेहा जी बताइए, निभा जी बताइए, प्रशांत प्रशांत बताइए। सामान्य सा प्रश्न है, काके की और आरेदी में क्या अंतर है? सर मतलब मैं क्या बताऊं सर? मैं बताऊं? क्या फर्क? हाँ बताइए। सर सर संबंध काके कारक की की का तीन। सर काके की का संबंध संज्ञा से है और रारेरी का सर्वनाम से है सर। सर्वनाम से। काके सर्वनाम की का से। सर उदाहरण? तीन। हाँ, ठीक है। अधिकरण में, पर और संबोधन हे, हो, अरे, अजी इत्यादि जो है, इनको हम लोग संबोधन की संबोधन के परसर्ग या विभक्ति इत्यादि कहते हैं। ठीक है। कर्ता कारक आप समझ रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जो करता है ना, इसलिए कहा जाता है कर्ता ने। कर्ता ने, जैसे एक वाक्य हम लोग, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि राम ने रावण को लाठी से सीता के लिए, ऐसे ऐसे करके ना, आप लोग जैसे हम पढ़ते थे कि राम ने रावण को सीता के लिए धनुष से लंका में जाकर, ऐसे करके उसमें सारा एक ही वाक्य में सारे कारक आ जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि क्यों क्यों हमें ने चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। कई जगह पे ने चिन्ह साइलेंट रहता है, मतलब प्रयोग में नहीं आता है, हालांकि वह रहता है, लेकिन हम उसे प्रयोग में लेकर के नहीं आते, हम आगे देखेंगे। तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या होता है परसर्ग? कर्ता ने, राम ने, रावण ने, और सर्वनाम में भी मैंने, तुमने, हमने, सबने, है ना, उसने, इसने, किसने, ये सब आपका क्या हो गया? ने, यानी कि कर्ता कारक, मतलब प्रथम इसको हम लोग ये आपका कर्ता कारक हो गया। ठीक है ना। प्रथम विभक्ति, इसको संस्कृत में प्रथम विभक्ति भी बोलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे विभक्ति भी बोलते हैं। ठीक है। इसका चिन्ह ने होता है, हम सब जानते हैं। इसका प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं के साथ किया जाता है। अगला जो हमारा सेशन है वह हम लोग काल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है काल के रूप के बारे में पढ़ेंगे।
तो उदाहरण देखते हैं हम लोग कि राम ने साइकिल खरीदी, राम ने साइकिल खरीदी। अनिल ने दरवाजा बंद किया, ठीक है, अनिल ने दरवाजा बंद किया। अब ये भूतकालिक क्रिया क्यों बोल रहा है? जैसे अगर हमको लिखना है कि अनिल दरवाजा बंद करता है, अनिल दरवाजा बंद करता है, यानी कि वर्तमान काल में हम लोग लिखते हैं, या अनिल दरवाजा बंद कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि अनिल ने दरवाजा बंद करता है, अनिल ने दरवाजा बंद करता है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। तो जो भूतकालिक क्रियाएं होती हैं, अनिल ने दरवाजा बंद किया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाता है हम नहीं लिखेंगे, राम ने खाना खा रहा है हम नहीं लिखेंगे, राम ने खाना खाएगा हम नहीं लिखेंगे। केवल जो भूतकालिक क्रिया होती है उसमें हम लोग कर्ता के साथ में ने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पंकज ने पढ़ाया, राम ने गाना गाया, ठीक है। और जब क्रिया वर्तमान एवं भविष्य काल में आती है, जैसा मैंने बताया, तो ने विभक्ति का लोप हो जाता है। हेलो, यस सर। रमा गीत गाती है, रमेश को केला पसंद है, श्याम खाना खाएगा, श्याम ने खाना खाएगा लिखना आपका शुद्ध नहीं होगा, यह अशुद्ध होगा। तो कई बार आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें केवल इतना ही नहीं है कि प्रश्न इस तरीके से पूछ दे और आप कारक से संबंधित जो आप चैप्टर कर रहे हैं तो आप उत्तर दे दे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है उसका नाम बताइए, वगैरह वगैरह। नहीं, ज्यादातर हमें जो इसका प्रयोग करना है वो ये, इसमें अभी जो एसएससी जेएसटी के पेपर 1 में वाक्य शुद्धि अशुद्धि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे इसका आपको प्रयोग करना है। कई बार ये कंफ्यूज करता है, कई बार, कई सारे एग्जाम्स में अगर आप 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कई सारे प्रश्नों में जहां पे शुद्धि और अशुद्धि, वाक्य शुद्धि अशुद्धि की बात थी, वहां पे कारक से संबंधी जो कंफ्यूजन था वो बहुत ज्यादा था कि ने लगेगा कि नहीं लगेगा, को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं, बेसिक यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, बेसिक केवल ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। मैं जितना कारक आपको बता रहा हूं, अगर इतनी सी बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो कारक से संबंधित कोई भी गलती आप एग्जाम में करके नहीं है, ठीक है। हम आते हैं कर्म कारक के ऊपर। जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तो कर्म कारक कहलाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। फल पड़ता है मतलब ये नहीं कि उसके टोकरी में आम गिर गया तो फल पड़ना हुआ। फल पड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसका प्रभाव पड़ता है ना। हाँ, प्रभाव पड़ता है। जैसे मतलब राम ने रावण को मारा, ये तो हिंदी व्याकरण का ऐसा लेजेंडरी एग्जाम्पल है कि आपको ये एग्जाम्पल, चाहे आप काल पढ़े तो ये एग्जाम्पल मिलेगा, वाच्य पढ़े तो राम रावण को मारेंगे, कारक पढ़े तो राम रावण को मारेंगे, मतलब हर जगह राम रावण को मारते हुए नजर आते हैं। और ये हमारी एक संस्कृति का भी एक बहुत ही मजबूत और अहम पक्ष है, अगर हम इसे कहें तो। राम ने रावण को मारा, इसमें फल कहाँ पड़ा, आम किसे मिला, तो मारने का फल किसके ऊपर पड़ा, रावण। मरा कौन, मरा कौन, रावण मरा। तो जो फल मतलब क्रिया का प्रभाव कहाँ गया, रावण के ऊपर गया, तो रावण यहाँ पे कर्म हो गया। अब कर्म जो है वह को विभक्ति लेता है। राम ने रावण को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, अब श्याम को बुला लो, ठीक है। अब सर्वनाम के साथ में कैसे होगा, ये तो देखते हैं। सर्वनाम के साथ में कैसे होगा, कुसुम ने सीता को नृत्य सिखाया, तो ये सारे हमने देखे ये सारे क्या है, संज्ञा है। रावण भी संज्ञा है, चोर भी संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है और सीता भी संज्ञा है। सर्वनाम जैसे मैं बोलूं कि मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया, तो अगर ये वाक्य देखेंगे तो इसमें भी विभक्ति है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अलग से ढूंढते रहते हैं, अलग से नहीं, मैंने उसको हालांकि एक ही शब्द है लेकिन इसमें को जो है वह विभक्ति है। और ये क्या है, उसको, मैंने उसको बुलाया, तो बुलाया, बुलाना क्रिया है, बुलाना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर पड़ रहा है, तो मैंने उसको बुलाया, तो यहाँ पे आपका कर्म कारक है। और मैंने में क्या है, कर्ता कारक, मतलब आपका पहली ना पहली प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है, ठीक है। कुसुम ने सीता को नृत्य सिखाया इत्यादि। अच्छा, कर्म कारक जैसे कर्ता कारक में ने केवल भूतकालिक क्रियाओं के साथ में आ रहा था, वर्तमान और भविष्यकालिक क्रियाओं के साथ में नहीं आ रहा है, वैसे ही कर्म कारक में भी कहीं कहीं हम लोग को का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं को रहता तो है
लेकिन लिखा नहीं जाता, मतलब प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, अब बालक पुस्तक को पढ़ता है, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। चरवाहा गाय को चरा रहा था, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अध्यापक व्याकरण को पढ़ाते हैं, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कवि कविता को लिखता है, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर हमारे कर्म कारक के जो विभक्ति है, का जो चिन्ह है, उसका लोप रहता है। करण कारक आप सब जानते हैं से आता है। सर करण एक मेरे सर एक डाउट है सर। जी सर जैसे बालक पुस्तक से पढ़ता है, यहाँ पे जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें तो अंडरस्टूड है कि सर कर्म कारक है, लेकिन बालक पुस्तक से पढ़ता है, यहाँ पे क्या आएगा सर? आप पढ़ते हैं ना बालक पुस्तक से, वैसे बालक जिनको पुस्तक के अक्षर नहीं समझ में आते, वो पुस्तक से ही पढ़ते हैं, पुस्तक के पन्ने फाड़ फाड़ के पढ़ते हैं। तो वहां पे करण कारक लिख दीजिए, है ना। क्योंकि पुस्तक से पढ़ना मतलब तो वही हुआ, है ना। सर वहाँ पुस्तक तो से कर्म पढ़ने का कारक मतलब होगा ना, पुस्तक तो वहाँ नहीं, माध्यम बन जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। मैं तो वैसे कह रहा हूं आपसे कि पुस्तक से नहीं, पुस्तक से पढ़ने का मतलब क्या हुआ, पुस्तक से पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि क्या पुस्तक को आप एक मतलब पुस्तक के, हाँ जैसे आप कह रहे पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं क्या, तो पुस्तक के माध्यम से तो हम पढ़ते नहीं, हम पुस्तक को पढ़ते हैं। सीधे सीधे पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर जाता है, पुस्तक के ऊपर जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो क्रिया है, उसका प्रभाव सीधे सीधे पुस्तक के ऊपर जा रहा है। तो पुस्तक को पढ़ते हैं, हमको जबरदस्ती ना इंटरप्रिटेशन से विभक्ति चिन्ह नहीं लगानी, ठीक है, कि हम इंटरप्रिटेशन करके और ये बोले कि नहीं पुस्तक से पढ़ता है, वैसा नहीं। जो उसका विभक्ति चिन्ह है, उसी विभक्ति चिन्ह को हमें वहां पे यूज करना है। और एग्जाम में इसी तरीके से कंफ्यूजन हमारे सामने, इसी तरह के सोच से थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों में ना जो बेसिक्स है ना, बिल्कुल फंडामेंटल्स क्लियर रखिए, बेसिक के साथ स्टिक रहिए। बहुत ज्यादा अगर हम लोग इसमें अशुद्ध होगा सर? हाँ बिल्कुल अशुद्ध होगा, बिल्कुल अशुद्ध होगा सर। हाँ। लेकिन एक जगह पे से को सही बोला गया था, क्योंकि वो बोला गया था कि जैसे ब्रेन लिपि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना पुस्तक हाँ। से, तो वहाँ माध्यम का दिखाया गया था। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप ये अगेन डिपेंड करता है कि वाक्य किस तरीके का दिया हुआ है, किस तरीके के वाक्य में उसे प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। इस तरीके का अगर वह स्पेसिफिक विशिष्ट तौर पे इस तरीके के वाक्य में प्रयोग किया गया, जैसे आप उदाहरण बता रही हैं, तो फिर ठीक है, फिर वहां पे आपको तो नियम आप समझ लीजिए कि जहाँ पे माध्यम होता है, फिर वहां पे क्या कारक होता है, ठीक है। तो जी है ना, ऐसे आगे बढ़ते हैं। करण कारक पे, कर्ता जी साधन से क्रिया करता है, जहां पे साधन आ गया है ना, साधन आ गया, माध्यम आ गया, उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है और इसका प्रयोग के साथ में भी किया जाता है। अब देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। हाँ ठीक है। उसके बाद रोहित नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये इसमें थोड़ा सा ये गलत एग्जाम्पल है। चलिए कोई बात नहीं। मैं प्रतिदिन मोटरसाइकिल से कार्यालय जाता हूँ, मोटरसाइकिल से कार्यालय जाता हूँ। मोहन लाठी से सांप को मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाठी क्या है, एक माध्यम का कार्य कर रहा है, एक साधन का कार्य कर रहा है। माध्यम नहीं, यहाँ पे हम साधन बोलेंगे कि मोहन लाठी से, लाठी एक साधन है, उससे सांप को मार रहा है। मैं पत्र द्वारा सूचित करूंगा, से के द्वारा, मैं पत्र द्वारा सूचित करूंगा। तो यहाँ पे पत्र क्या है, एक माध्यम है, कि पत्र एक माध्यम है, उसके द्वारा मैं आपको सूचित करूंगा। तो जहां पर भी हम लोग माध्यम या फिर साधन की बात करेंगे, तो ऐसी जगहों पे करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति हम लोग वहां पे प्रयोग करेंगे, सर ठीक है। ये जो हाँ। उदाहरण एक है, यहाँ पे तो कर्ता कारक भी है, राम ने रावण को कर्म कारक भी है, और बाण से में तीनों है। तो इसमें अगर रेखांकित नहीं होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें रेखांकित तो होगा ही, उसमें रेखांकित तो निश्चित तौर पर होगा। हाँ तब फिर क्लियर होगा। हाँ, अगर नहीं रेखांकित होगा तो फिर आप
मतलब वो तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो जाएगा ना, जी तो सर। निश्चित तौर पर रेखांकित होगा। और या तो फिर एक और इसमें एक और बात हो सकती है कि या तो रेखांकित नहीं होगा, और या तो फिर ये होगा कि कर्ता, कर्म और करण, इन तीनों में से एक ही उदाहरण दिया, मतलब आपके विकल्प में एक ही दिया होगा। जैसे उसने एक आपको करण कारक दे दिया होगा, संप्रदान दे देगा, संबंध दे देगा और अपादान दे देगा, और रेखांकित नहीं करेगा और पूछेगा कि दिए हुए वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो फिर आप उसमें देखेंगे कि भाई कारक तो 3 है, लेकिन 3 में करण ही विकल्प में दिया हुआ है, तो फिर आप करण विकल्प को चुनेंगे। तो इस तरीके से भी प्रश्न दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी वाक्यों में करण कारक का चिन्ह भी लुप्त रहता है, जैसे हमने ऊपर कर्ता और कर्म कारक में देखा, ऐसे में करण कारक का चिन्ह भी लुप्त रहता है। ऐसे वाक्यों में करण कारक की पहचान करने के लिए सीधे क्रिया के साधन की खोज करनी चाहिए कि क्रिया के लिए किस साधन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आज भी देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ पे होगा बताइए? सर भूखे मर भूख रहे से। मतलब भूख से मर रहे हैं। माध्यम क्या है मरने का? मरने का माध्यम, यानी कि जो क्रिया है उसका माध्यम, क्रिया का माध्यम, या क्रिया को करने या होने के लिए जो साधन की आवश्यकता है, तो क्रिया के लिए साधन वो हमें सोचना है, ढूंढना है। पहलवान ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों से दफनाया। पहलवान ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों दफनाया, एक्चुअली होना चाहिए था से, अगर वैसा लुप्त रहेगा तो हाथों दफनाया भी सही है, तो वहां पे हाथों से दफनाया ये आपका कारक आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब करण कारक का चिन्ह से आ जाएगा। तो अगर ऐसा सेंटेंस है कि पहलवान ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों दफनाया, अपने हाथों दफनाया, तो यह भी गलत नहीं होगा, यह भी वाक्य शुद्ध रहेगा। और वहां पे से जो है वह चिन्ह, वहां पे वह विभक्ति चिन्ह वहां पे लुप्त रहेगा। लेकिन आप दफनाया जो क्रिया है, उस क्रिया का साधन क्या है, कैसे दफनाया? अपने हाथों से दफनाया। तो आप जैसे साधन या माध्यम ढूंढने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगना चाहिए। ठीक है, तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। अब हम आते हैं संप्रदान। तो संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए 2 विभक्तियां होती हैं, एक को होता है और एक के लिए होता है। तो ये बताइए कि कर्म का को और संप्रदान के को में क्या फर्क है? कर्म का को और संप्रदान के को में क्या फर्क है? उसे किसी कार्य को करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत होती है। कर्ण में किसी कार्य को करने के लिए कर्ण किसी की तो बात ही नहीं वस्तु कर रहे हैं, हम कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म के और संप्रदान में, दोनों में को है ना, कर्म को है और संप्रदान को है, दोनों में क्या फर्क है? कर्म में एक्शन बताता है कि क्या हो रहा है, और संप्रदान में रिलेशन बताता है। संप्रदान में किसी चीज को प्रदान करने के, देने की भाव आता। बिल्कुल सही है। तो संप्रदान में किसी चीज को प्रदान यानी कि देने का, किसको देने का? किसको देने का, किसको प्रदान करने का? कर्ता को प्रदान, कर्ता को। हाँ। तो अब जब को विभक्ति इस प्रकार से प्रयुक्त होगी कि जहां पर कर्ता को कुछ देने का भाव आए, तो ऐसी स्थिति में हम उसको संप्रदान कारक समझेंगे। और जहां पर जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ेगा, है ना, प्रभाव सीधे सीधे पड़ेगा, तो क्रिया के प्रभाव को जब को व्यक्त करेगा तो कर्म कारक होगा। क्रिया के प्रभाव को व्यक्त करेगा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारा का प्रभाव को जो है वो क्या बता रहा है कि मारा का प्रभाव रावण के ऊपर आया, रावण को मारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप संप्रदान और कर्म कारक के को विभक्ति के बीच में आप अंतर समझेंगे। जैसे राधा श्याम के लिए चाय बना रही है, ठीक है, राधा श्याम के लिए, तो चाय क्यों बना रही है? ताकि श्याम पिए। राजा ने गरीब को धन दिया, क्यों दिया? मतलब किसको दिया? गरीब को धन दिया, गरीब को धन दिया। अब गरीब को धन दिया तो ये आपको समझना है कि गरीब, अब यहाँ पे धन देने का जो प्रभाव है वो पड़ तो रहा है गरीब पर, लेकिन गरीब के प्रयोग के लिए धन दिया, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना,
वैसे ही बालक के लिए दूध चाहिए या बालक को दूध चाहिए? बालक के लिए दूध चाहिए या बालक को दूध चाहिए? तो यहाँ पे आपका के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। वैसे ही श्याम को कलम दो, ठीक है, श्याम को कलम दो मतलब श्याम के लिए कलम दो। तो ये समझना है आपको कि जहां पर कर्ता के लिए कुछ प्रदान करने का भाव आ रहा है वहां पे हम लोग संप्रदान कारक हमारा हो जाएगा। कभी कभी के लिए के स्थान पर के वास्ते, के खाते, के निमित्त आदि का प्रयोग होता है। इसीलिए ये जो एक उदाहरण है ना, ये संप्रदान कारक का उदाहरण गलती से इधर आ गया। रोहित नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, नौकरी के वास्ते नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो ये जो है इधर का उदाहरण ऊपर चला गया। खैर कोई बात नहीं है। यह पुष्प पूजा के निमित्त है, मतलब पूजा के लिए है, पूजा के निमित्त है, पूजा हेतु है। हेतु भी कई बार इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। आपके वास्ते फल लेकर आया हूं मतलब आपके लिए फल लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने कोरोना के निमित्त अनाज का वितरण करवाया मतलब के लिए। तो आपको यह समझना है कि जहां पर कर्ता जो करता है वाक्य में, उसको कुछ देने की बात हो रही है, उसके लिए कुछ करने की बात हो रही है, तो वहां पे आपका संप्रदान कारक आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ पाएंगे। अच्छा, अभिवादन के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। अभिवादन के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे भाई साहब को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम, तो इसमें आप लोग कर्म कारक कभी नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे? संप्रदान कारक लगाएंगे। जहां भी अभिवादन की बात आएगी, भाई साहब को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम, है ना, सभी को राम राम, ऐसा बोलते हैं ना, सभी को राम राम, तो यहाँ पे बोलेंगे सभी को राम राम। इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? प्रदान, हाँ, संप्रदान। कारक है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, जब किसी को कोई वस्तु अस्थायी रूप से दे दी जाती है तो वहां पर को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संप्रदान कारक नहीं, देने के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने अस्थायी रूप से दे दिया। जैसे मुख्यमंत्री ने भूकंप पीड़ितों को कपड़े दे दिए, तो भूकंप पीड़ितों के लिए कपड़े दिए नहीं, भूकंप पीड़ितों को कपड़े दिए। अगर को हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? दिए तो पीड़ितों के लिए ही है, लेकिन वापस नहीं लेंगे। अब भैया भूकंप आए तो पहन लेना, बाद में वापस कर देना। तो वो क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है, अब आपने आपको दे दिया, अब आपका हो गया हमेशा हमेशा। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, परमानेंट दे दिया। सीता ने भिक्षु को भिक्षा दी, हमेशा के लिए दे दी। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग को का प्रयोग करते हैं, के लिए का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो अब ये भी वाक्य शुद्धि अशुद्धि में पूछ देता है कि मुख्यमंत्री ने भूकंप पीड़ितों के लिए कपड़े दान किए, तो आप बोलेंगे नहीं, पीड़ितों के लिए कपड़े दान, चूंकि कपड़े दान ने परमानेंट कर दिए, पीड़ितों को कपड़े दान। सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा दिया, गलत, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। याद रहेगा? यस सर। ओके, आगे बढ़ते। अपादान। अपादान में भी से आता है, अपादान में भी से आता है, और करण में भी से आता है। लेकिन करण में जो से आता है वहां पे क्या होता है? क्या अंतर होता है अपादान और करण के से में? अपादान में अलगाव का बोध होता है। करण साधन का होता है सर, अपन अलगाव का। नहीं सुनाई दिया मुझे, कई लोगों ने एक साथ बोल दिया। करण से माध्यम का बोध होता है सर, और अपादान से अलगाव का। अपादान से अलगाव का बोध होता है जब कोई चीज, कोई भी मतलब संज्ञा या सर्वनाम कर्ता या कर्म के रूप में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम जो कर्ता या कर्म के रूप में हो उससे अलग हो किसी भी तरीके से, तो वहां पे हम लोग अपादान कारक कहेंगे, ठीक है। तो विभक्ति चिन्ह से होता है, हम सब जानते हैं। उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, समझने के लिए सबसे अच्छा आसान सा एग्जांपल है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब टूटा और गिरा, तो वृक्ष से पत्ते, इसमें क्या होगा? सर करण कारक होगा, है ना। तो जैसे कई बार ऐसे सर लाठी से मार खाता है, वो तो अलगाव हो ही रहा है, जो मार रहा है वो तो छोड़ रहा है और सामने वाले के शरीर पे गिर रहा है, तो यहाँ तो अलगाव हो रहा है। बोला नहीं, अलगाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब कंफ्यूजन इस तरीके साधन तो लाठी हो गई ना सर। हाँ, मारने का साधन तो लाठी हो गया, ठीक है। तो ये अलगाव नहीं हो रहा। कई बार ये कंफ्यूजन आता है। ये पूछा गया प्रश्न है, लाठी से वाला पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। गंगा हिमालय से निकलती है, रमेश सांप से डरता है, तोता पिंजड़े से उड़ गया, ठीक है। ये आपका हो गया
अगर चाणक्य ईट से सर फल रमेश सांप तोड़ने से वाले डरता है किसी में अलगाव कहाँ हुआ है? चाणक्य को घनानंद से ईर्ष्या है। चाणक्य को घनानंद से ईर्ष्या है। ईर्ष्या अलगाव का बोध करा रहा है सर। गीता को गंदगी से बहुत घृणा है। ये जिन्होंने बोला था कि सर सांप से डरता है, उसमें कहाँ आ गया? उनके लिए, उनको समझने के लिए। सर लाठी फेंक कर मारेगा तो फिर भी करण ही होगा। लाठी फेंक कर मारेगा, ईंट फेंक कर मारेगा, फिर भी करण ही होगा, क्योंकि मारने का साधन जो है वो लाठी है ना। मारने का साधन मतलब मारना जो क्रिया है, जो हो रही है क्रिया, उस क्रिया को करने का साधन लाठी है। ठीक है, तो हाँ, गीता को गंदगी से बहुत घृणा है। प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटे हैं। ठीक है, अलग होने के अर्थ में विभक्ति चिन्ह को हम लोग प्रयोग करते हैं अपादान कारक। अब हम आते हैं संबंध कारक पे। तुलना के लिए भी तो किया जाता है ना सर, हाँ जी, अपादान। तो दो वस्तुओं को जब तुलना होता है सर, दो संज्ञा का, जैसे बताइए उदाहरण। ऐसे राम मोहन से बड़ा है, या फिर ऐसा ही सर, तुलना के लिए भी कहीं देखे थे, आया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राम मोहन। हाँ, तुलना के लिए भी हम लोग अपादान कारक का मतलब से विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह अपादान कारक में है। बिल्कुल सही। संबंध कारक में हम लोग देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम से जहां किसी संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो बहुत मतलब संबंध कारक बहुत मुश्किल नहीं है पहचानना। शुरू में हमने देख लिया था काके की और रारेरी। रारेरी मतलब जहां पर दूसरा, तीसरा, है ना। हम जब इस तरीके से रारेरी का प्रयोग करते हैं, और काके की नानेनी भी होता है। ठीक है, अब इसमें अलग क्या डिफरेंस है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि काके की का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, सीधे सीधे इसको किसी संज्ञा के साथ जोड़ करके या सर्वनाम उसी शब्द में जोड़ करके प्रयोग नहीं करते हैं। रारेरी का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़कर होता है, और नानेनी का प्रयोग नीजवाचक सर्वनाम में जोड़कर होता है। नीजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? सर जैसे अपना, आप, और अपना हो गया, और स्वयं सर। उदाहरण देखते हैं। कुंभ का भाई, सॉरी, कृष्ण का भाई आ रहा है, का हो गया। राम की पुस्तक हो गई, की हो गया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बताने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ के मेले में भीड़ बहुत अधिक रहती है। इन तीनों में क्या हुआ? ये संज्ञा है, 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 और ये संज्ञा है। का, की, के, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से का, की, के का प्रयोग हो गया। अपना परिचय पत्र दिखाओ, यहाँ पे अपना, ये निजवाचक सर्वनाम, अपना परिचय पत्र दिखाओ, यहाँ पे ना हो गया। अपनी कोचिंग सबसे अच्छी है, नी हो गया। अपने लोग कभी भी आ सकते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम में ना, नी, ने इसका प्रयोग होता है। मेरा दुकान 2 किलोमीटर दूर है, मेरी कलम लौटा देना, मेरे मित्र कब आएंगे। रारेरी यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा रारेरी का प्रयोग हुआ। तो आप काकी के, रारी रे और नानी ने, इसका जो अंतर है ये उदाहरण से आपके स्पष्ट हो जाएंगे कि कहाँ पे हम लोग नानी ने प्रयोग करेंगे, कहाँ पे रारी रे प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे हम काकी के प्रयोग में लेकर के आएंगे। ठीक है, अधिकरण कारक में क्या होता है? 3 होता है, में, पै, पर। हम लोग बोलते हैं में, पे और पर। ठीक है ना, में, पे, पर, ये 3 विभक्तियां अधिकरण कारक में प्रयोग होती हैं। तो अधिकरण कारक क्या होता है, क्या इसका अर्थ क्या है कि अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या काल आधार का बोध, ठीक है, कि क्रिया कहां पर है, क्रिया का स्थान क्या है, या फिर वह किस काल में है, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक, ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक होता है। विभक्ति की बात हमने कर ली। अब कैसे? पिताजी कार्यालय में है, स्थान कहां पर है? कार्यालय में है। बिल्ली चटाई पर बैठी है, चटाई अशुद्ध है, बिल्ली चटाई पर बैठी है। चटाई का शुद्ध रूप यही है, चटाई का शुद्ध रूप यही है।
ठीक है, ये दोनों शब्दों में, हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे थे सर, संबंध कारक में एक चीज छूट गया था। हाँ जैसे संप्रदान में जो था ना सर, किसी भी चीज को किसी को परमानेंट दे दिया जाता है, तो संबंध में ये होता है कि किसी को टेम्पोररी पे कोई वस्तु दी जाती है तो हाँ अपवाद के रूप में उपयोग होता है, तो संबंध हाँ, कारक में आता है सर। जैसे जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ तो मैं कपड़े दूंगा, फिर ले लूंगा उससे। मैं अपने मित्र को किताब देता हूँ तो किताब फिर दोबारा मैं उससे ले लूंगा, तो ये इसमें अपवाद के रूप में आता है संबंध कारक में सर। मैं मित्र को किताब देता हूं, इसमें को संबंध कारक है। जी, यहाँ पर जैसे ये टेम्पोररी अपवाद में आता है सर, जैसे कि मैं किताब दूध दिया हूँ तो मैं उससे फिर दोबारा ले लूंगा। मैं धोबी को अच्छा कपड़े देता हूँ तो दूंगा, वापस ले लूंगा, तो ये अपवाद में आता है संबंध कारक में सर। अच्छा और ये संप्रदान परमानेंट था, जो मैं जैसे कि भिखारी को मैं कपड़े देता हूँ तो मैंने दिया तो फिर उससे मैं लूंगा नहीं, या पैसे देता हूँ, गुरु जी को दान देता हूँ, तो ये चीज परमानेंट हो गया, तो संप्रदान कारक में है। हम्म, जी सर। ठीक है ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने संप्रदान कारक में देखा कि जब हम परमानेंट दे देते हैं हमेशा के लिए तो वो संप्रदान कारक हो जाता है, और यदि हम लोग परमानेंट नहीं देते हैं, अस्थायी रूप से दे रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे, वापस लेने के लिए दे रहे हैं, तो हम वहां पे संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको मैं भी देख लूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये शब्द है छठी और छठी, इन दोनों में कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है? सर एक क्वेश्चन था। छठी सही है सर, दूसरा वाला। ये वाला सही है, ये वाला सही है। सेकंड वाला छठी। ये वाला सही है। हाँ, किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर वो क्वेश्चन जो बोले कि इस संबंध में आएगा कि मैंने किताब दिया दोस्त को, अगर सर अगर ये चीज लिख देंगे कि मैंने दोस्त को पुस्तक उपहार में दिया तो फिर वो तो फिर किस तो में आपने आएगा? हमेशा के लिए दे दिया, फिर फिर अपवाद संप्रदान हो क्या जाएगा। करेंगे? हाँ, फिर अपवाद ही खत्म हो गया। अच्छा अपवाद तो ये कह रहा है कि हम अस्थायी रूप से वापस लेने के लिए दे रहे हैं उसको। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अधिकरण कारक में हमने देखा कि यहाँ पे स्थान, काल या भाव, ये तीन चीजें होती हैं, स्थान, काल या भाव, में, पे, पर। तो इस आधार पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जस्ट एक नजर मारते हुए चलते हैं कि अधिकरण कारक में भी इसको भी तीन अलग अलग भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। स्थानाधिकरण यानी कि स्थान अधिकरण कारक, काल अधिकरण और भाव अधिकरण। मतलब इसमें कुछ विशेष नहीं है, जिसमें स्थान पर क्रिया, जहां पे स्थान का बोध हो रहा है उसको हम स्थानाधिकरण कहेंगे। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, छत पर बैठे हैं, तो यदि हम स्थान की बात करें कमरे में छत पर, तो स्थान अधिकरण। और यदि काल की बात हो रही है, अभी 5 मिनट में आता हूँ, 2 घंटे में अपना कार्य निपटा लेंगे, है ना, हम, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण हाँ, का। काल अधिकरण हो जाएगा। और क्रियाओं के भाव के प्रयोग में भाव अधिकरण होता है। जैसे श्याम दौड़ने में तेज है, ठीक है, अब यहाँ पे दौड़ने में तेज है, यहाँ पे क्रिया दौड़ने का मतलब दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ दौड़ने में तेज मतलब ऐसा दौड़ने का कार्य हो नहीं रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कार्य हो रहा है, होने को हम क्रिया कहते हैं, यहाँ हो नहीं रहा है लेकिन ऐसा होगा, उसमें तेज है, तो वो दौड़ना एक भाव दे रहा है। तो यहाँ दौड़ना क्या होगा, संज्ञा होगा कि क्रिया होगा? क्रिया है सर दौड़ना। श्याम सर दौड़ने में तेज है, इसका अनुवाद बनाइए, संज्ञा। इसका अनुवाद बनाइए तो। श्याम दौड़ने में तेज है। हाँ, अनुवाद श्याम इज श्याम is good at फास्ट इन running. रनिंग। हाँ, संज्ञा होगा सर। नहीं, श्याम इज फास्ट एट रनिंग, बहुत बहुत ही एकदम अनुवाद हो गया। बच्चों वाला अनुवाद लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे तीसरी चौथी कक्षा का बच्चा अनुवाद कर रहा है। श्याम is good at running. श्याम is good at running. हाँ, गुड एट रनिंग। श्याम इज गुड एट रनिंग, है ना, ये हुआ मतलब अस्तर का अनुवाद है। और उससे भी बढ़िया कोई बनाए, मतलब उससे भी अच्छा हम बोल सकते हैं गुड की जगह पे क्विक यदि हम यूज करें या स्विफ्ट यूज करें, ठीक है,
तो और अच्छा अनुवाद हम उसको कह सकते हैं, श्याम इज क्विक इन रनिंग, श्याम इज स्विफ्ट इन रनिंग, है ना। तो उसको हम अच्छा अनुवाद कह सकते हैं। श्याम इज फास्ट इन रनिंग, ये थोड़ा बच्चों वाला लगता है। श्याम इज अ फास्ट रनर, हाँ बोल सकते हैं, श्याम ये फास्ट रनर बोल सकते हैं, ठीक है। श्याम एक तेज धावक है, श्याम एक तेज धावक है, मतलब अच्छा है वह अनुवाद भी बिल्कुल भावानुवाद सही रहेगा, भाव में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन श्याम इज गुड एट रनिंग, श्याम इज क्विक एट रनिंग, श्याम इज स्विफ्ट एट रनिंग, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तुम्हारे घर में सोना बरसेगा, घर में सोना बरसेगा, तो यहाँ पे जो क्रिया बरसेगा, ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पे अधिकरण कारक, कभी कभी अधिकरण कारक में को विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे शनिवार को बैंक रहता है, बंद रहता है, मैं रात को घर आऊंगा, है ना, मैं रात को घर आऊंगा, शनिवार को बैंक बंद रहता है, मैं शाम को घर आता हूं। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल होंगे, इसमें जो को है उसमें अधिकरण कारक रहेगा। तो अभी आपको यह समझना है कि कर्म कारक में को कहाँ लगेगा, संप्रदान कारक में को कहाँ लगेगा, और अधिकरण कारक में को कहाँ लगेगा, ना। इन तीनों में को लग रहा है, इन तीनों में। और संबंध में को कहाँ लगेगा, संबंध में को कहाँ लगेगा, तो को कर्ता। देखिए कारक वैसे तो बहुत सरल टॉपिक लगता है, लेकिन अब देखिए इसमें को आपको कितनी जगह पे कंफ्यूज कर सकता है, कितनी जगह पे आपको दुविधा में डाल सकता है। कर्म में भी हमने को देख लिया, संप्रदान में तो है ही, अधिकरण में अभी हम देख रहे हैं शनिवार को बैंक बंद होता है, मैं रात को घर आऊंगा, है ना। और संबंध में आपने देख लिया कि वह धोबी को कपड़े देता है, तो यहाँ पे जैसा कि बताया आप में से किसी ने कि वहां पे संबंध होगा। मुझे भी ये ठीक है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा, एक बार दोबारा मुझे देख लेना पड़ेगा, तो आप लोग भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, बट मुझे लग रहा है कि ये सही है। तो संबंध, अधिकरण, संप्रदान और कर्म, इन चारों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है और समझना है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। कभी कभी अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह नहीं भी लगता है, जैसे नदी के किनारे संत रहते हैं, नदी के किनारे संत रहते हैं, तो किनारे मतलब स्थान, नदी के किनारे संत रहते हैं। भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है, कहाँ पे लगना चाहिए कारक चिन्ह यहाँ पे, घर घर में, यहाँ पे घर घर में, नदी के किनारे में, या नदी के किनारे पर, नदी के तट पर, ऐसा मतलब बोलने के लिए वैसे ही बोल सकते हैं, नदी के तट पर संत रहते हैं, नदी के किनारे पर संत रहते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, नदी के किनारे संत रहते हैं, तो यह भी शुद्ध है और यहाँ पे में विभक्ति छुपी हुई है। वैसे भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है, बिल्कुल सही है, वहां में विभक्ति छुपी है। पहले इस जगह पर आलिशान इमारत हुआ करता था, यहाँ तो है ही आपका में पै पर आपका पर लगा ही हुआ है। तो आगे देखते हैं संबोधन, आखिरी संबोधन। इमारत के साथ तो सर इमारत हुआ करती थी होना चाहिए था वाक्य। पहले इस जगह पर आलिशान इमारत हुआ करती थी, हाँ ठीक है, इमारत स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ठीक है। संबोधन कारक, संज्ञा का जो रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। हे, ओ, अरे, अजी, है ना, तो ये तो आप जानते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है कि कभी कभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं होते हैं, फिर भी संबोधन कारक होता है। तो ये से बच्चों पेड़ पर मत चढ़ना, इसमें अरे बच्चों, ओ बच्चों, अरे बच्चों, बच्चों तुमको नहीं बुला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। देवियों और सज्जनों, प्रयाग नगरी में आपका स्वागत है, तो यहाँ पे भी छुपा हुआ है। बेटा, अरे बेटा परीक्षा निकट है, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, यहाँ पर भी आपका छुप। तो ये आपको अगर इस तरह के सेंटेंस देखे और बोले कि भाई आप बताओ बच्चे पेड़ पर मत चढ़ना, और उसमें अधिकरण दे ही ना, बोले कौन सा कारक है, और उसमें संबोधन दे दे आपके विकल्प में, तो कई बार हम लोग परेशान हो जाएंगे यार, इसमें तो क्या है, संबोधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हे, अरे तो लगा ही नहीं है, अजी लगा ही नहीं है, और अधिकरण दिया नहीं है। पर तो हम लोग पर में ही ढूंढते रहेंगे कि पर अधिकरण नहीं होगा तो और कुछ होगा क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, और मामला कहाँ छुपा रहेगा, संबोधन में छुपा रहेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहीं कहीं संबोधन के चिन्ह भी छुपे होते हैं, तो छुपे जो रहते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो ज्यादा परेशान करते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया।
दोनों कारक में कोई व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग करते हैं। हमने देख ही लिया, कृष्ण ने कंस को मारा, वहां बच्चे को सुला दिया, अध्यापक छात्र को पीटता है, बाजार को जा रहा हूँ, ब्राह्मण को दान देते हैं, सोहन रमेश को पुस्तक देता है। करण कारक अपादान कारक में हमने देख लिया है ना। से व्यक्ति का प्रयोग होता है, एक में साधन का प्रयोग होता है और एक में अलगाव का बोध आता है। मैं कलम से लिखता हूँ, कौन सा कारक होगा? सर करण कारक। करण कारक। करण कारक होगा। करण, हाँ, बालक साधन गेंद से करती खेल रहा है, करण। गेंद भी साधन है, करण होगा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बाण से करण। साधन है, करण कारक। बच्चा छत से गिर पड़ा, अलगाव अपादान। अपादान। अपादान कारक। रोहित घोड़े से गिर पड़ा, अपादान। अपादान। गंगा हिमालय से निकलती है। अपादान। अब एक कुछ 20-25 सेंटेंस है, फटाफट क्विक मोड में जो है इन 20-25 सेंटेंसेस का आप लोग मुझे बताते चले कि कौन कौन सा कारक होगा, क्यों होगा। संप्रदान है सर। संप्रदान कारक। संप्रदान। राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान। संप्रदान सर। क्यों दान वापस नहीं लेगा? नहीं नहीं सर। दान। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, संप्रदान हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, जी सर। अधिकरण। सर। क्या छुपा है? में अगले साल में। अगले साल में, क्योंकि काल का बोध हो रहा है, काल का बोध हो, कालाधिकरण। का बोध हो और भाव का बोध हो, तो आप हाँ बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, अलगाव हो गया सर। अपादान। अपादान। अलगाव हो गया तो अपादान हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। करण है अगले में। जी सर। राधा लेखनी से लिखती है, करण कारक। करण हो लेखनी जाएगा। से कैसे लिखेगी सर? कलम से लिखेगी। लेखनी को ही कलम कर। लेखनी से। हाँ पेंसिल नहीं कहते यार हैं। छोड़िए, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। पेंसिल कहते हैं सर, पेंसिल को हिंदी। पेंसिल को हिंदी में लेखनी बोलते हैं। जी सर। लेखनी तो सर लेखन हो गया ना, एक तरीके से लेखन का स्टाइल। कबीरदास का एक दोहा है, हाँ दाल बन गई, शैलेंद्र जी दाल बन गई। यही दोहा है। एक कबीरदास का दोहा है कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब वनराय, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ सर? भावार्थ यह है कि सब धरती कागद करूं, कागज मतलब कागज के लिए उन्हें कागज शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, अपभ्रंश कागज, कागज है ना। तो सब धरती कागज करो, यानी कि पूरी धरती को यदि कागज बना दो, और लेखनी सब वनराय, मतलब जितने वन हैं उन सभी को मैं लेखनी यानी कि कलम बना दूं, है ना। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था ना कि कुछ लेकर के और स्याही में बांस, हाँ, बांस की कलम बनाते थे। एग्जैक्टली। तो वो कह रहा है कि लेखनी सब वनराई, जितना वन है इस धरती पर, जितने पेड़ पौधे, सबको मैं कलम बना दूं, लेखनी बना दूं, और सात समंदर मसी करूं। जितने समंदर हैं, सातों समंदर को मसी मतलब स्याही, यदि मैं स्याही बना दूं तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का गुण, क्योंकि कबीरदास तो गुरु के बारे में बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे कहे हैं, है ना। तो उसमें एक ये भी है, उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप, बलिहारी गुरु आपने बताया, इस तरीके से। तो उसी क्रम में ये भी है। तो लेखनी मतलब कलम का ही पर्याय लेखनी होता है। तो यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे पर्यायवाची में कि कलम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन कौन सा होगा, तो लेखनी अगर ऑप्शन में है तो उसे आप ऑड ऑन आउट मत करिएगा, वो रहेगा। ठीक है। आप बच्चे को खाना खिला रही है, कर्म। हाँ, कौन सा कारक? कर्म कारक। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, काके की रारेरी नाने नी, अपनी संबंध काके की और मैंने में, कर्ता कारक। ने ना ने नी,
हाँ। सीता ने गीता को बुलाया, ठीक है। कर्ता बच्चा ने दूध के लिए रो रहा है, हाँ ठीक है, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, संप्रदान हाँ, ठीक है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, अपादान अपदान नहीं डाक से भेजी गई करण 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 हो जाएगा। करण होगा। हाँ। श्याम ने उत्तर बता दिया, कर्ता 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 कारक यहाँ कर्ता और यहाँ संप्रदान संप्रदान क्यों? कर्ता ही होगा। उत्तर को बता दिया। उत्तर हाँ, को मतलब वो तो यूज प्रयोग में नहीं आएंगे, लेकिन वो विभक्ति तो रहेगी ना। अगर हाँ। अगर मान लीजिए कि आपके विकल्प में कर्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में यह कमला की गाय है, ये संबंध। काके की वाला संबंध। हाँ काके की। मैंने पत्र लिखा, इसमें कर्ता और कर्म दोनों रहेंगे। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से करण से छल से, और उसे कर्ता नहीं हाँ उसने कर्ता होगा। ठीक है, और उसे मैंने कर्म होगा, कर्म। हाँ बहुत बढ़िया, कर्म होगा, ठीक है ना। उसने उसको छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया, कर्म होगा। तो अगर मान लीजिए ये वाक्य दे दिया और ना कर्ता दिया और ना ही करण दिया, करण दिया, कर्म दे दिया, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। कर्म कारक आपको उसमें वृक्ष से पत्ते गिरते, यह संबंध राम अगला है, संबंध उससे अच्छे तो आप है। आप अपादान। से तुलना हो रही है, अपादान। हाँ तुलना हो रही है ना, अपादान। मेज पर फूलदान है, अधिकरण ने अधिकरण। पेपर। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, करण से करण। भारत ने विश्व कप जीता, कर्ता ने कर्ता ने कर्म को, मतलब नहीं है, छुपा हुआ है, विश्व कप को जीता। नहीं है, छुपा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है। विभीषण रावण से भिन्न है, उपादान से अपादान। अपादान, वेरी गुड। तुम किससे मिलोगे? अपादान वह घर से बाहर गया, अपादान। अपादान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अपादान। तुलना हो रही है, अपादान। हाँ पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, अपादान। अपादान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, संबंध संबंध। टोकरी में आम रखे हैं, अधिकरण लड़का दाल पर बैठा है, अधिकरण। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। के की वाला होगा सर, संबंध से संबंध हे राम तुम कहाँ हो? संबोधन सीमा कुत्ते से डरती है, करण। सीमा कुत्ते से डरती है, करण सर, करण। अपदान सर, अभी तो सांप से का उदाहरण हमने ऊपर देखा था। अपदान है सर ये। रमा विद्यालय से घर जाती है, उपादान राम की गाय चरती है, संबंध मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, करण हाँ अधिकरण। संप्रदान। समय का वो बोध कराने के लिए। 3 मिनट के लिए तो संप्रदान होगा ना सर, संप्रदान 3 होगा। मिनट में आ रहा हूँ, संप्रदान में प्रदान करने का बोध होता है, संप्रदान में प्रदान करने का बोध होता है, अधिकरण होगा तो संप्रदान में प्रदान करने का बोध होता है। यहाँ 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, कुछ प्रदान करने का बोध हो रहा है? नहीं सर, अधिकरण होगा। कालाधिकरण। हाँ, चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान राम सीता से सुंदर है, अपादान। खत्म, बस हो गया। मजा आ गया। कारक है, आसान है, तो बस हो गया, बस मजे ही मजे, आज तो आप लोगों के है ना, बढ़िया मजे ही मजे हो गए सर। हाँ, अगला सेशन जो करेंगे हम, वह काल के ऊपर करेंगे। काल, अंग्रेजी का काल तो ठीक रहता है, लेकिन हिंदी का काल वाकई काल होता है, क्योंकि हिंदी का काल जो है
बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और बहुत परेशान करता है। तो हिंदी का काल हम अगले सेशन में करेंगे और हिंदी के काल से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर लोग गलती करते हैं हिंदी के काल में, है ना। तो क्योंकि इंग्लिश का टेंस आसान है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, क्लियर है। लेकिन अंग्रेजी का हिंदी के काल में ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो अगला सेशन हम लोग काल का करेंगे, उससे पहले मंडे को हम प्रयास करेंगे कारक से संबंधित एक और थोड़ा मुश्किल, मतलब आज का तो आसान था, तो थोड़ा मुश्किल एक हम और मॉक टेस्ट 30 या 40 प्रश्नों का करेंगे, जिससे कि हमारा पूरी तरीके से ग्रिप बन जाए। मतलब वो 30-40 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि सारे प्रश्न पे आप रुकोगे, मतलब ऐसा नहीं कि स्मूथली निकल जाओगे, सारे प्रश्न पे आप रुकोगे, वैसा हम मंडे करेंगे। उससे पहले संडे को हमारा 200 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा ही, और कल कुछ नहीं है, परसों प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारा एक और सेशन रहेगा। इसमें हम केवल कॉमन एरर करेंगे, केवल कॉमन एरर प्रीपोजिशन से। सर आपकी आवाज रुक गई है। सर दिख भी नहीं रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आज हाँ चलिए, हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा आज एक मिस्टेक हो गया, मैं ना लैपटॉप चार्ज में नहीं लगाया, बिना चार्ज में लगाया बैठ गया था। खैर चलिए कोई बात नहीं, सेशन वैसे भी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो परसों हम लोग प्रीपोजिशन का ओनली कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि कॉमन एरर से रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को एक मॉक टेस्ट सेम जैसे आज है वैसे दे दूंगा 30 मिनट के लिए। 60 क्वेश्चंस कॉमन एरर करेंगे और उसके बाद हम उन्हीं 60 क्वेश्चंस को सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले सेशन में हमने चर्चा कर ली है, उससे रिलेटेड रूल्स हमने देख लिए हैं। तो एक एक रूल से रिलेटेड एक एक कॉमन एरर कैसा हो सकता है उसको हम लोग परसों के सेशन में करेंगे। तो परसों हमारा प्रीपोजिशन होगा, कॉमन एरर। फ्राइडे कुछ नहीं रहेगा, सैटरडे स्पेशल सेशन है, मतलब वो हालांकि आप लोगों के लिए, मतलब एसएससी के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, पर आप लोग जुड़ सकते हैं इसमें। जो नागरी लिपि परिषद है, भारत की नागरी लिपि परिषद, उसके ऑल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, भारत नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष, तो उनका एक सेशन अच्छी फाउंडेशन के लिए है। हालांकि है तो यूपीएससी जेटीओ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और ऐसे मनीषियों को सुनना अपने आप में, मतलब अपने आप में एक अलग अनुभव है। तो वह सैटरडे की शाम को 7 बजे से, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ज्ञान जितना सुनेंगे। और चूंकि लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो सैटरडे को सेशन रहेगा और संडे को हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। अगले वीक में हम लोग, वो आप लोगों के लिए भी है, हालांकि ये सारे सेशंस जो हो रहे हैं वो तो हो तो रहे हैं यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगले वीकेंड में हम अनुवाद से रिलेटेड एक सेशन करने वाले हैं। उसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के एक डायरेक्टर जो है, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अनुवाद के ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं। तो आप सब लोगों के लिए बहुत मतलब प्रशासनिक और सरकारी कार्यालय में अनुवाद जो होता है उससे रिलेटेड एक सेशन होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे। इस तरीके से अभी जब तक यूपीएससी का एग्जाम इंटरव्यू नहीं हो जाता है, तो ऐसे कुछ हस्तियों से हमें मिलने का मौका मिलता रहेगा अच्छ फाउंडेशन के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को। सर कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। सर इसका पीडीएफ लर्निंग एक्स में मिलेगा? हाँ, इसका पूरा पीडीएफ लर्निंग एक्स में मिल जाएगा। और जो मॉक टेस्ट आपने दिया उस मॉक टेस्ट का, क्योंकि पीछे मुझसे कोई बोल रहा था कि सर जो मॉक टेस्ट देते हैं हमें वो मिलता नहीं है, मतलब वो क्वेश्चंस हम कैसे देख पाए, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी रहती है। तो अब लर्निंग एप्लीकेशन पे प्रतिदिन का जो मॉक टेस्ट भी आप करते हैं ना, 60 प्रश्नों का जो हमने शुरू किया है पिछले 4-5 सेशन से, उसकी भी मतलब एक्सप्लेनेशन और सही उत्तर के साथ में उसका पीडीएफ इस पीडीएफ के साथ में नीचे की तरफ संलग्न रहेगा। पर हाँ, उसमें ये जरूर है कि जो क्वेश्चंस आप मार्क करेंगे, एक आध क्वेश्चन, कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, भेजते हैं, इसमें थोड़ी टीम इन्वॉल्व रहती है, तो एक आध गलतियां हो जाती हैं। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैनुअल और टेक्निकल वो दोनों मिलता है तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो वो रहेगा उसमें। पर खैर ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सर लेकिन वही मॉक को दोबारा अटेम्प्ट करना हो तो क्या वो लिंक रहता है? हाँ, एक बार वो लिंक जो आपका लाइव हो गया फिर वो लाइव रहेगा, वो फिर जाता नहीं है, हमेशा रहेगा।
तो ये आप उसको मिलेगा किसी किधर, बात- मतलब होम स्क्रीन पर ही है या किसी हाँ सेक्शन हाँ, में? नहीं नहीं, आप अपने एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में जा करके और उसमें आप सेक्शनल मॉक टेस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण में जाइए, उसमें जा करके सबसे आखिर में सबसे करंट वाला रहेगा, मतलब सबसे लास्ट में सबसे रिसेंट वाला मॉक टेस्ट रहेगा। ओके, क्योंकि मैं देख रही थी ना शुरू में 15-15 क्वेश्चंस वाले तो दिख रहे थे। नहीं नहीं नहीं, लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके देखेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि, मिलते गुड हैं नाइट परसों। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।